हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड माई सेल्फ देवेश मिश्रा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये चैप्टर शुरू करवाऊं, मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने एक भी नहीं देखा ना, या फिर आप नए यूजर हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 6 चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से आप जाकर सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। यह सीरीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, जो कि 6 सेमेस्टर में है, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो या आप बीकॉम प्रोग्राम में हो या आपका सेमेस्टर कोई भी हो। बेसिकली 6 सेमेस्टर के लिए तो मस्ट रहने वाली है। और 6 सेमेस्टर में अगर आपके पास ये BRM का सब्जेक्ट है, यानी बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम 12 लेक्चर्स में 12 चैप्टर्स को लाइन से कवर करवा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, अगर किसी भी बच्चे को नोट्स परचेज करने हैं, आपको अगर चाहिए इस बुक के नोट्स, जो कि आप इतनी मोटी सो कॉल्ड बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो नोट्स के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके बस व्हाट्सएप पे लिख देना कि सर हमको BRM के नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम प्राइस है 150 रुपीज, जो कि बहुत रीजनेबल सा प्राइस है। उसको पे करके आप नोट्स की PDF वहां से ले सकते हो। नोट्स में सारे चैप्टर्स होंगे, इन डिटेल्स पॉइंट की एक्सप्लेनेशन वहां पे आपको आराम से मिलेगी, इजीली मिलेगी। तो जाओ फटाफट से जाके पता कर लो। और जो बच्चे नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग नोटबुक निकाल लो, पेन कॉपी निकाल लो, साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्वेश्चनर। पहले मतलब समझते हैं कि क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर का मतलब आप समझो, क्वेश्चनर का मतलब होता है एक ऐसा सेट क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन का ऐसा सेट या ऐसा फॉर्मलाइज ग्रुप क्वेश्चंस का, जिससे हम किसी दूसरे पर्सन के रिस्पोंडेंट कह सकते हो। उस पर्सन को हम किसी रिस्पोंडेंट का या किसी दूसरे पर्सन का बिहेवियर या उसकी थिंकिंग को जज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए, आपने उसमें स्टे करा और आप सुबह निकल कर आ गए और आपको एक बड़ा सा क्वेश्चनर दिया गया। डायरेक्टली ना पूछकर, क्वेश्चनर होता है एक तरीके का फॉर्म टाइप का होता है, जहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ग्रुप्स में। जैसे कि आपको होटल में स्टे करा, तो होटल की फैसिलिटी कैसी लगी, होटल की लाइटनिंग कैसी लगी, होटल्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, होटल्स की जो मैनेजमेंट है उसको आप कितनी रेटिंग करोगे, होटल का जो फूड क्वालिटी है उसको आप क्या रेटिंग करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे होते हैं। तो जिस चीज में बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसको क्वेश्चनर बोला जाता है। और क्वेश्चनर का रिस्पॉन्ड कौन करता है? रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन? यानी कि जो उस चीज का उपभोग कर रहा है, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कोई फेस वॉश यूज कर रहा हूं, तो मैं एज अ रिस्पोंडेंट हूं सामने वाली कंपनी के लिए। अब सामने वाली कंपनी अगर जानना चाहेगी मेरे रिव्यू क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर, तो वो क्या करेगी? एक क्वेश्चनर भेजेगी मेरे को। और क्वेश्चनर में रिव्यू में लिखा होगा कि जो भी क्वेश्चन है वो सारे लिखे होंगे कि आप इसमें से जितने आपको लगता है आप उस पर टिक लगा दो या उनके जवाब दे दो। अगर मैं उनके जवाब दे दूंगा तो मैं हो गया रिस्पोंडेंट, और सामने वाली पर्ची जो है क्वेश्चनर की उसको मैंने भर दिया। तो क्वेश्चनर क्या है? बेसिकली एक फॉर्मुलाइज सेट होता है क्वेश्चंस का, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कहीं भी जाकर कोई सर्विस ले रहे हो, आप कहीं जाकर कोई चीज यूज कर रहे हो, तो उसका रिव्यू आपको देना है। आपने कोई मूवी देखी, तो मूवी आपको कैसी लगी, आप 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देना चाहोगे, उसमें क्या क्या चीजें अच्छी थी, क्या क्या चीजें बुरी थी। ये डायरेक्टली ना पूछकर एक क्वेश्चनर बना दिया जाता है कंपनी द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिसने वो प्रोडक्ट को बेचा। अब वो क्वेश्चनर बना के बस आपकी थॉट या थिंकिंग जानना चाहते हैं, आपका रिव्यू जानना चाहते हैं कि आपको ओवरऑल वो प्रोडक्ट कैसा लगा, तो उसको क्वेश्चनर बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर होता है किसी चीज को डायरेक्टली ना पूछकर एक क्वेश्चन के सेट में उसको बनाकर प्रेजेंट करना। पूजा हो रही है भाई, थोड़ी देर रुकते हैं, अभी करते हैं शुरू। तो चलिए भाई, आरती खत्म हो गई है और पूजा हो रही है भाई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? क्वेश्चनर क्या होता है। हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया, क्वेश्चनर होता है एक क्वेश्चन बैंक, या फिर बोल सकते हो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, या जो भी आपने चीज यूज करी है, कंज्यूम करा है, उस चीज को लेकर। मान लो आप पूरे दिन टीवी शोज देखते हो, तो एक क्वेश्चनर बना दिया गया आप लोगों के लिए कि आपको ये पता लगाने के लिए कि आप कितना टीवी शो देखते हो, आपकी बेस्ट सीरीज कौन सी है, या बेस्ट ड्रामा कौन सा है, के ड्रामा अगर आप देखते हो, या फिर आप बेस्ट मूवी देखते हो तो मूवी कौन सी है। तो उसके लिए क्वेश्चनर बना दिया गया।
उस क्वेश्चन से सामने वाले को ये थॉट, ये थिंकिंग पता चलेगी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हो और किस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं देते हो। तो ये काम करता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर एक रिव्यू का तरीका भी कह सकते हो, जिसमें सामने वाला पर्सन जो होता है, रिस्पोंडेंट जो होता है, उसके आपको ये चीजें पता चल जाती है कि सामने वाला इंटरेस्टेड किस चीज में है और किस चीज में नहीं है। ठीक है, तो वो जिस चीज पर रेटिंग हाई करेगा इट मींस कि वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिस चीज पे वो रेटिंग लो करेगा इट मींस कि उसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्वेश्चनर एक ग्रुप ऑफ सेट होता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन बैंक की तरह, जहां पर किसी भी प्रोडक्ट या किसी चीज से रिलेटेड रिव्यू वगैरह अपने रख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ क्वेश्चनर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में टाइप में मैंने 3 टाइप लिखे हैं। पहला आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। पहला कौन सा टाइप है? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर? ऐसा क्वेश्चनर होता है जहां पर चीजों को स्ट्रक्चर फॉर्म में रखा जाता है, चीजों को पहले से ही सेट करके रखा जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी कपिल शर्मा शो चलता है, उसमें मान लो अगर सलमान खान आता है, ठीक है, सलमान खान आने के पहले ना जो पीछे से जो बैकएंड होता है वो पहले लिस्ट दे देता है कि आपको ये सवाल पूछने हैं और ये सवाल नहीं पूछने हैं। आप ये नहीं पूछ सकते सलमान भाई की शादी कब होगी, आप ये नहीं पूछ सकते कि सलमान भाई को पसंद है कौन या नहीं है। कुछ ऐसी लिस्ट पहले से जो बता दी जाती है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बोला जाता है, यानी कि पहले से ही स्क्रिप्टेड है। कोई भी आप प्रैंक देखते हो, कोई प्रैंक जो पहले से ही स्क्रिप्टेड हो, जिसको देखकर लगे कि यार ये तो ओवर एक्टिंग करिए, ये तो स्क्रिप्टेड है पहले, तो वो क्या होता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का क्वेश्चनर होता है। इस तरीके से क्वेश्चनर करा जाता है जो पहले से ही स्क्रिप्टेड हो, जो स्क्रिप्ट में लिखा होगा वही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए और लाइकेट स्केल क्वेश्चन हो गए। लाइकेट स्केल कैसे होते हैं? जैसे कि रेटिंग करना, रिव्यू करना। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अब आप मेरे को वीडियो में कमेंट में बताओ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कमेंट मेरे को ये बताओ कि मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसको रेटिंग दो 5 में से आउट ऑफ 5 में से 5, आउट ऑफ 5 में से 1, 5 में से 2, 3, 4, 4.5। तो इस तरीके का जो होता है ये लिंक्ड क्वेश्चनर होता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आता है जो पहले से ही तय करा गया होता है सारा कुछ। ठीक है, दूसरा आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जो है वो 2 चीजों पर बेस होता है, एक आता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दोनों डेटा को मिक्स करके जो स्ट्रक्चर्ड बनता है उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, यानी कि आधा तो वो स्क्रिप्टेड होता है, आधा वो अपनी मर्जी से बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा टाइप आता है इसका थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर सबसे फ्री स्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा पाबंदी नहीं होती आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे, आपके जो मन में आएगा आप वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में मेनली ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड, 2 चीजें हैं। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जहां पर आपको पाबंदी होती है, आप कुछ गिने चुने क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि आपके टीम ने दिए होंगे। आप टीम ने अगर बोला कि आप ये सवाल नहीं पूछोगे तो वो आपको इट मींस नहीं पूछने हैं। ठीक है, और ओपन एंडेड कि आप फ्रीली अपने माइंड से जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं आप वो डायरेक्टली पूछ सकते हो। और इससे फायदा ये होता है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है यहाँ पर आप फ्रीली पूछते हो ना, तो कुछ ऐसी दिलचस्पी चीजें या बोल सकते हो डेप्थ में जाके भी चीजों का और रिसर्च कर सकते हो, पता लगा सकते हो, तो इसलिए फायदेमंद होती है। रिसर्च के टाइम पर अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जो होती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। और अगला पॉइंट आ जाता है की कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग ए क्वेश्चनर। एक क्वेश्चनर को डिजाइन करते समय कुछ की याद रखनी पड़ती है, आपको की स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चनर कैसे बनता है। पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव। मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके जाए। ठीक है, पहला आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर यहाँ पे मेंशन करा गया है ऑब्जेक्टिव क्लियरली बिफोर डिजाइनिंग द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर को बनाने से पहले यानी क्वेश्चन बैंक को बनाने से पहले आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर रखने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू गैदर, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हो। साथ ही साथ आप जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे वो सारे के सारे इफेक्टिवली होने चाहिए, यानी कि जो भी पर्सन आ रहा है उस चीज से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल को खोलता हूं और मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर किसी एक गेमर को बुलाता हूं, अब मैं उससे गेमर की बात ना पूछकर मैं उससे मूवीज के रिव्यू वगैरह के बारे में पूछूंगा तो वो क्वेश्चनर वहां पर इफेक्टिव नहीं होगा। यानी कि आप जिसको बुला रहे हो ब्रॉडकास्ट में हो गया या कहीं भी आप रेटिंग ले रहे हो किसी से, तो क्वेश्चन आप ऐसे पूछो जो उसके रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आप स्टारबक में गए हो, आप कॉफी पीने गए हो, आप स्टारबक की बातें ना करके आप पिज़्ज़ेरिया की बातें कर रहे हो
या फिर आप किसी पिज्जा शॉप की या मैकडोनल्ड्स की या मैकडी वगैरह की बातें कर रहे हो कि आपको मैकडी का बर्गर कैसा लगता है, आपने अभी स्टारबक्स की कॉफी पी है तो आप कॉफी के रिलेटेड पूछो तो वो इफेक्टिवली कहलाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। दूसरा आता है क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। यानी कि अगर आप स्टारबक्स में कॉफी पीने गए हो तो इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाने चाहिए, जैसे स्टारबक्स की कॉफी कैसी लगी, ये लोगो आपको कैसा लगता है हमारे स्टारबक्स का, इस तरीके के नॉर्मलाइज क्वेश्चन। ये नहीं कि कुछ ज्यादा घुमा फिर आके क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि पिछले हफ्ते हमारे पास सलमान भाई आए थे कॉफी पीने, अब आपको क्या लगता है कि उनको कॉफी कैसी लगे। इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। हाँ, एक इंटरेस्ट से रिलेटेड पूछना है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो, आप उस तरीके की क्वेश्चन क्लैरिटी रखो, क्वेश्चन में स्पष्टता रखो, जो भी बात कहना चाह रहे हो उसमें स्पष्टता रखो, यानी कि क्लियरली बात को कहोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन के टाइप्स। क्वेश्चन के टाइप्स दो तरीके से होते हैं, पहला आता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है जहां पर आप फ्री स्टाइल में कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कोई पाबंदी नहीं है, आपको ऊपर से कोई स्ट्रक्चर नहीं भेजा जाएगा, कोई ऐसा लेटर वगैरह नहीं भेजा जाएगा कि आपको यही क्वेश्चन पूछने हैं। नहीं जी, जो भी आपका मन करेगा, दिल से अंदर से जो क्वेश्चन निकलेंगे आप ऑन द स्पॉट उसको पूछ सकते हो। क्लोज एंडेड का इसका उल्टा होता है। क्लोज एंडेड में आपको सामने जो टीम होगी, जो भी ऊपर आपका टीम है, वो आपको क्वेश्चन बना के भेजेगी कि आपको ये क्वेश्चन सामने वाले पर्सन से यानी रिस्पोंडेंट से, जो कंज्यूमर है, उससे पूछने हैं। आप उसके सिवा अलग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है उसके बाद लॉजिकल फ्लो। क्वेश्चन जो होने चाहिए वो इस तरीके के होने चाहिए कि बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। क्वेश्चन जो होने चाहिए वो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक जेन्युइन होने चाहिए, यानी कि एकदम फ्लो में पूछे जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन जो होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए, यानी कि आप क्वेश्चंस की थोड़ी कंपैरिजन भी कर सको। जैसे कि आपको पूछा गया, आप स्टारबक्स में कॉफी पीने गए हो, कि आपको स्टारबक्स की कॉफी ज्यादा पसंद आई या फिर जो रोड पे पटरी वगैरह वाले लगाते हैं, जो साइड में ठेले वगैरह वाले लगाते हैं, तो वो कैसे ले, तो कंपेरेबल भी हो सकता है क्वेश्चन। तो इस तरीके का फ्लो भी आपको मेंटेन करना है। और रिस्पोंडेंट जो है, क्वेश्चन जब फ्लो में पूछे जाते हैं तो और इजिली आंसर करता है। फिर अगला आता है लेंथ एंड टाइम। लेंथ एंड टाइम का मतलब होता है आपका क्वेश्चन कोई ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए जिसमें रिस्पोंडेंट को रिप्लाई करते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। जैसे आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि हड़प्पा की सभ्यता में क्या क्या चीजें शामिल है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो 10 नंबर में 500 पेज का एक एस्से सुना रहा है। एस्से सुनाने वाले क्वेश्चन नहीं चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मान लो स्टारबक्स का तो एग्जांपल बहुत ज्यादा हो गया, अब आप बोलोगे कि भैया आपने पैसे वगैरह तो नहीं लिए, इसको प्रमोशन कर रहे हो बार बार, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री पेड वीडियो, कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। सुनो, यहाँ पर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ फरारी का एग्जाम्पल। अब मान लो जो फरारी कंपनी है उसका मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इस फरारी कलर में सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है, आपने बोल दिया रेड। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, यानी शॉर्ट आंसर टाइप, एक वर्ड में या एक दो मीनिंग में आपको क्वेश्चन समझाने हैं, आंसर समझा देना है। ऐसा नहीं है कि उस पे आप एक ऐसे लिखते चले जा रहे हो, आपका क्वेश्चन फिर भी पूरा नहीं हो रहा, आप उस चीज की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। तो लेंथी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और टाइम कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप टाइम लगता है कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो उस क्वेश्चन को पहले ही क्वेश्चनर लिस्ट से बाहर कर दो। अगला पॉइंट आता है प्री टेस्टिंग, यानी कि जब कोई भी पायलट जो होता है, पायलट यहाँ पे बोला गया है टीम को जो क्वेश्चन कंडक्ट करवाती है, क्वेश्चनर जो बनाती है, क्वेश्चनर बनाने वाली जो टीम है उसको सबसे पहले प्री टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन वो डाल रही है तो पहले वो ये देख ले, अच्छे तरीके से तय कर ले कि ये क्वेश्चन किसी के पर्सनल हार्म को लेकर तो नहीं है, या किसी की इथिकल भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा, या किसी को दुखी तो नहीं कर देगा इस क्वेश्चन को पूछने के बाद। सामने वाला पर्सन हो सकता है किस माइंडसेट का हो और आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया और दुख हो जाए, है ना। तो इस तरीके से प्री टेस्टिंग करी जाती है, यानी कि पहले क्वेश्चनर को बनाने के बाद खुद से पूछा जाता है, टेस्ट करा जाता है कि जो क्वेश्चन इसमें डाले हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, रिलेटेबल होने चाहिए और रिलेवेंस होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग क्वेश्चनर। प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग क्वेश्चनर, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, टोटल इसके 11 स्टेप्स हैं, मैंने नोट्स में भी डाले हैं, सबको एक्सप्लेन करा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने 11 स्टेप्स लिख दिए हैं। ये 11 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है इंफॉर्मेशन नीड। आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से सर्वे करवाना है, किस तरीके का क्वेश्चनर बिल्ड करना है। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको गैदर करना पड़ेगा डेटा, तब आप अपना एक क्वेश्चनर आइडेंटिफाई कर पाओगे। सिर्फ आइडेंटिफाई जब हो जाएगा फिर उसके बाद आपको टारगेट रिस्पोंडेंट्स ढूंढना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं
उन लोगों के लिए क्वेश्चनर बना रहा हूँ कि जो लोग पिज्जा खाना पसंद करते हैं। अब मेरी टारगेट ऑडियंस भी वही लोग होंगे ना जो पिज्जा खाना पसंद करते हैं। जब क्वेश्चनर उनके लिए है तो मैं स्टारबक्स में या किसी फरारी शोरूम में तो जाके नहीं पूछ लूंगा कि पिज्जा खाने पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप रेटिंग कर दो, है ना। या किसी गली मोहल्ले के किसी छोटे बच्चे से तो नहीं पूछूंगा, मैं उसी से पूछूंगा जो पिज्जा लवर होगा। तो पहले आपको क्वेश्चनर प्रिपेयर करते समय ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करना अपनी नीच को। सेकंड थिंग कि आइडेंटिफाई टारगेट, रिस्पोंडेंट के पास जाना है। तो रिस्पोंडेंट यानी कि वो पर्सन जो आपके क्वेश्चनर के आंसर प्रोवाइड करेगा आपको, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन रेटिंग मिलेगी, है ना। तो उस रिस्पोंडेंट के पास जाकर आपको टारगेट क्वेश्चंस पूछने हैं, वही क्वेश्चन बैंक में जो लिखे हैं। तीसरा पॉइंट आता है सिलेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब देखो क्वेश्चन बैंक आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चनर देना है, यानी कि इंटरव्यू कैसे लेना है रिस्पोंडेंट का। आप फोन के जरिए लेना चाहते हो, आप किसी को एसएमएस के थ्रू लेना चाहते हो, या आप मेल करके क्वेश्चनर भेज के आप मेल के थ्रू आंसर लेना चाहते हो, या आप सर्वे करना चाहते हो, या आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करना चाहते हो, या आप वीडियो कॉल पे उससे आंसर जानना चाहते हो। तो ये सारे क्या है, सर्वे करने के मेथड हैं। आपको रिसर्च करनी है ना, आपको रिस्पोंडेंट को आपने क्वेश्चनर भेजने हैं, तो आपको इसमें से कोई मेथड चूज करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से सामने वाले पर्सन का इंटरव्यू लेना चाहते हो। अब आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मेरे को फोन के जरिए इंटरव्यू लेना है, या आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैं फेस टू फेस मिलकर क्वेश्चनर करूंगा, यानी कि रिस्पोंडेंट से बातचीत करूंगा। उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे क्वेश्चन के कंटेंट कैसे हैं, क्वेश्चन के कंटेंट कैसे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चनर को हमेशा पहले कंटेंट चेक करना पड़ता है। एवरी क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन एंड रिसर्चर वांट टू कलेक्ट। हर कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चनर बनाए गए हैं वो सारे डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। रिसर्चर जो होता है वो खुद से क्वेश्चन को कलेक्ट करेगा, उसको रिसर्च करेगा, तब जाके प्रेजेंट करेगा। फिर लिखा है जो क्वेश्चन होने चाहिए वो फील कंफर्टेबल होने चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो किसी की भावनाओं को, है ना, किसी के वैल्यूज को, मोरल्स को, किसी को इथिक्स को परेशानी पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका पास्ट में कोई ट्रॉमा होगा, पास्ट में कोई भी ट्रॉमा होगा, उस ट्रॉमा से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा परेशान हो जाएगा कि अरे यार क्या पूछ लिया इसने मेरे को, ठीक है, मूड खराब हो जाएगा। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनर जो होना चाहिए रिसर्चर वो बैरल में पूछ सकता है, यानी कि एक के बाद एक वो रिपीट टास्क में पूछ सकता है। फिर लिखा है एड्रेस रिस्पोंडेंट लिमिटेशंस। आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से पहचाननी है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो आपके सामने बैठा है, तो उसको किस जगह पर प्रॉब्लम है। मान लो उसको कोई ऐसी चीज से प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उसको मूवीज से प्रॉब्लम है। अब आप उससे जब क्वेश्चनर करोगे तो उसमें मूवीज वाले क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले क्वेश्चनर की वो लिमिटेशंस है, वो मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पहले ये सर्टेन करना है, आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चनर है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्वेश्चनर में जो भी पर्सन है, रिस्पोंडेंट है, वो किस माइंडसेट का है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हो, सामने वाले को कैट से डर लगता है, उसकी बड़ी ज्यादा फटती है, तो भाई वो क्वेश्चनर बिल्कुल इररिलेवेंट कहलाएगा। उस जगह पर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ देने के लिए जवाब नहीं होगा ना। तो इस तरीके से आपको रिस्पोंडेंट की लिमिटेशंस पहचाननी है कि कहां कहां वो आंसर नहीं देता, कहां कहां वो चुप हो जाएगा, आंसर देने से मना कर देगा। फॉर एग्जांपल अब आप सल्लू भाई से पूछोगे कि आप शादी कब कर रहे हो, तो भाई चुप ही हो जाएंगे ना। तो भाई इसीलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, लिमिटेशंस को समझो। फिर अगला क्वेश्चन आता है चूज क्वेश्चन स्ट्रक्चर। आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चूज करना है कि जो क्वेश्चन होगा वो ओपन एंडेड होगा या क्लोज एंडेड होगा। मैंने फिर से भी बताया ओपन और क्लोज एंडेड में फर्क क्या होता है। ओपन एंडेड होगा मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जहां फ्रीली आप कुछ भी पूछ रहे हो। आप सल्लू भाई से पूछ रहे हो भाई शादी कब होगी, भाई जो आपने डियर को मारा था कैसे मारा था, भाई आपने जो 4 लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, आंख बंद करके चढ़ाई थी, आंख खोल के चढ़ाई थी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं कि मतलब आपके जो मुंह में आया आप वैसा पूछ रहे हो। सामने वाले को बुरा लगता है तो लगने दो। कुछ ब्रॉडकास्ट ऐसी होती हैं जो कि कुछ ज्यादा डार्केस्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर दूसरी आती है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जहां पर आप चीजों को मर्यादा में पूछोगे। सामने टीम आपको एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करके देगी कि आपको ये चीजें नहीं पूछनी, आपको ये चीजें नहीं पूछनी, आपको ये चीजें नहीं पूछनी। और जब सारी चीजें नहीं पूछनी तो आप क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट से ही बोलोगे कि आप हमें दे दो अपना, कि जो भी आपको पूछना है हम वही पूछ लें, आप जो बताओगे, है ना। तो इस तरीके का फिर आता है फाइनलाइज क्वेश्चन वर्डिंग। फाइनलाइज क्वेश्चन वर्डिंग 7th पॉइंट आ गया।
फाइनलाइज क्वेश्चन वर्डिंग, क्वेश्चन की वर्डिंग को फाइनलाइज करना। आपको ये देखना कि क्वेश्चन की वर्डिंग जो है वो पुअर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि देखो, हर सेंटेंस को कहने के ना डबल मीनिंग होते हैं, यानी कि दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल नॉर्मल वे जिसमें लोगों को बुरा नहीं लगता, एक होता है दूसरा वे जो पुअर वर्डिंग होती है जिसमें लोगों को बुरा लग जाता है। जैसे मेरे को गिलास पानी चाहिए तो मैं बोलूंगा क्या आप मुझे प्लीज एक गिलास पानी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीके से अगर मैं इसी लाइन को बोलूं तो मैं बोलूंगा कि क्यों तेरे से गिलास पानी नहीं दिया जा रहा। तो भाई दोनों लैंग्वेज में फर्क हो जाता है। जो दूसरी वाली लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चुभने वाली है, तो किसी को ऐसा मत बोलो कि चुभ जाए, ठीक है। तो नॉर्मल वे में आपको बात करनी है, आपको वर्डिंग को बहुत ध्यान से यूज करना है। वर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि जो भी आप मुंह से बोल रहे हो, वर्डिंग जो निकाल रहे हो सामने वाले को चुभ ना जाए। तो इस तरीके की वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी है। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं बोलना है। क्वेश्चन के टाइम पे क्या होता है, काफी बार कंप्लीट सेंटेंसेस पूछे जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई भी किसी से कुछ पूछ लिया कि आपने कल क्या पहना था, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट से सेंटेंस है। ये ऐसे हैं जिनको कोई कंप्लीट नहीं करता, और ये क्वेश्चनर में ऐसे वर्डिंग वाले सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है डिटरमाइन क्वेश्चनर सीक्वेंस। क्वेश्चनर का एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चनर शुरू कहां से होगा, एंड कहां पे होगा। पहले हम क्लोज एंडेड से शुरू करेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन पूछेंगे जो बंदे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं दिल से, जो क्वेश्चनर टीम ने बना के दिया है। फिर धीरे 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 करके क्या होता है, जब पर्सन खुलने लगता है, थोड़ी देर के बाद हर कोई फैलने लगता है ना रायते की तरह, तो उसके बाद हम अपने पर्सनल क्वेश्चनर भी उससे पूछ सकते हैं। यानी कि लास्ट में आते आते ओपन एंडेड सीरीज हो जाएगा। क्वेश्चनर लास्ट में थोड़ा फ्रैंकली हो जाता है ना। ब्रॉडकास्ट शुरू में मान लो कोई आएगा आपके ब्रॉडकास्ट में बैठेगा, तब वो इंतजार करेगा कि आप उससे क्वेश्चन पूछो तो वो उसका रिप्लाई करेगा। बट 4-5 क्वेश्चन के बाद वो अपनी ही अलग से कहानी सुनाना चालू कर देगा खुद से। वो थोड़ा क्या हो जाएगा, एक फ्रैंकली सा हो जाएगा। जैसे पड़ोस का बच्चा है मान लो छोटा सा, आपके घर में पहली बार आएगा तो डरेगा, उसको नहीं पता कि आप लोग कैसे बिहेव करते हो, आप लोग रहन सहन कैसा है। उसके घर का अलग है, आपके घर का अलग है। बट वो थोड़े दिन आएगा तो वो फ्रैंकली हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो कुछ नहीं करेगा, इसके बस के कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे घूमता रहूंगा उसके घर में, ठीक है। तो ये चीज होती है और बहुत सारे बच्चे घूमते हैं। लिखा है उसके बाद अगला पॉइंट है लेआउट, डिजाइन लेआउट और फॉर्म। आपको क्वेश्चनर का जो फॉर्म होगा या जो लेआउट होगा वो इस तरीके का बनाना है ताकि रिस्पोंडेंट उसको इजीली रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोड्यूस द क्वेश्चंस। काफी बार क्या होता है कि पेपर की क्वालिटी गुड नहीं होती, तो आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ जाता है क्वेश्चनर को। यहाँ पर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, लेआउट की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चनर आपने बनाया, जैसे कपिल शर्मा के शो पे देखते हो आप कि कपिल शर्मा जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो एक कार्ड लेके बैठा होता है ऐसे, ठीक है। बोलता है कि अब आपका अगला सवाल, किसी ने पब्लिक प्लेस में ये किया है, किसी ने पब्लिक प्लेस में वो किया है। तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कार्ड लेके बैठता है और उस कार्ड के पीछे अगर आपने नोटिस करा हो तो वो एक हार्ड कार्ड होता है, उसके ऊपर एक बकायदा कपिल शर्मा शो का नोटिस वो होता है, लोगो होता है। तो इस तरीके से आपको जब क्वेश्चनर पूछा जाएगा तो आप एक अट्रैक्टिव सा कार्ड लेके यूज करो। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको चेंज करके दूसरा कार्ड छपाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि दुकान पे गए प्रिंट आउट वाली पे भाई एक A4 साइज क्वेश्चनर बना दे, A4 साइज पेज पे ₹1 का जो पेज आता है उस पे आपने 20 क्वेश्चन लिखवा के ऐसे पूछ रहे हो, पर्चा पड़ गया, तो भाई वो बहुत ज्यादा अनएथिकल सा लगता है, बहुत ज्यादा गंदा सा लगता है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, एक एक्यूरेट एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आता है प्री टेस्टिंग। क्वेश्चनर करने से पहले आपको प्री टेस्टिंग करनी है। ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, आप उसके लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एटलीस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा से कि क्वेश्चनर में क्या क्या गलती है, क्वेश्चनर में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सामने वाले को बुरे लग सकते हैं या उसके वैल्यूज को हार्म कर सकते हैं, ठीक है, जो उसको पर्सनल डिफेम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पर्सनल ओरा भाई गणा। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये थे आपके पॉइंट्स। अगला पॉइंट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चंस। इसके हम पढ़ने वाले हैं टाइप, कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वे हैं जहां पर हम क्वेश्चनर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चनर प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से कुछ 4 और 5 मेथड मैंने बोर्ड पे मेंशन करे हैं। पहला मेथड होता है ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन सर्वे में एक लार्ज ऑडियंस है ना आपको मिल जाती है। लार्ज ऑडियंस मतलब कि दुनिया में ना दुनिया भर के बहुत लोग हैं। ऑनलाइन सर्वे करो, आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर दो कि आज यहाँ पर भंडारा हो रहा है, सारे कमेंट में भर देंगे कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। तो ये क्या होता है ऑनलाइन सर्वे, यानी कि आप ऑनलाइन ये देखना चाह रहे हो कि कितने लोग उस भंडारे में आने के लिए इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर बहुत बड़ी रीच ऑडियंस होती है, जहां पर आप किसी भी चीज के बिना
आप बिना इंटरनेट वगैरह के कह सकते हो, अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो इंटरनेट लगता ही है। ऑनलाइन सर्वे में और भी तरीके के सर्वे होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह आप करवा के प्रिंटिंग प्रेस में जाकर एडवर्टाइजिंग कराकर छोटे छोटे पैम्पलेट पोस्टर्स बनाए जगह जगह लगवा दोगे, तो वहां से लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको क्वेश्चन की रिप्लाई करने का लगेगा तो वो रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है, तो ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। फिर अगला आता है टेलीफोनिक सर्वे। देख रहे हो भाई घर के लोग कितना परेशान करते हैं वीडियो में, बर्तन निकालने की आवाज है भाई। अगला पॉइंट आता है टेलीफोनिक सर्वे। टेलीफोनिक सर्वे का मतलब होता है कि जहां पर आप किसी रिस्पोंडेंट से कोई भी चीज या जानकारी लेना चाहते हो, वो भी टेलीफोन के माध्यम से। यानी कि आप किसी रिस्पोंडेंट को फोन करके जानना चाहते हो कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में सीसीटीवी लगा है नहीं लगा, आपका कुत्ता सोया है जगा हुआ है, आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं, कितने गेट हैं, एक तिजोरी है वो कहाँ है, एक चाबी है वो कहाँ है, तो हम सामने से रिप्लाई कर सकते हैं कि चोर हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीफोनिक सर्वे कहते हैं उसको बेसिकली। अगला पॉइंट आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फेस टू फेस इंटरव्यू। जैसे कि आपको किसी से कुछ पूछना है, आप अपने दोस्त से मिलने जाते हो ना, बोलते हो मम्मी मैं घर जा रहा हूँ अपने दोस्त के, तो आप दोस्त से मिलते हो, बातचीत करते हो, उससे क्वेश्चन पूछते हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है चार कि भाई काम क्या कर रहा है, आप उससे पूछते हो भाई कहाँ जॉब कर रहा है, फिर दोनों के दोनों अपने वापस घर पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास आंसर ही नहीं है, कहाँ जॉब करते हो, क्या कमा रहे हो, कोई आंसर देना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर इसको फेस टू फेस इंटरव्यू बोलते हैं। कह रहा है इसमें हम डेप्थ में जाकर पूछ सकते हैं, ये एक रिच क्वालिटेटिव डेटा में आता है और यहाँ पर रिसोर्सेज इंटेंसिव होता है, यानी कि आपको फेस टू फेस जाने के लिए रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, यानी संसाधनों का, संसाधन जैसे कि कार, बस और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाली, उन संसाधनों का यूज करना पड़ेगा इन फेस टू फेस इंटरव्यू अट्रैक्शन वगैरह के लिए या क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, काफी जगह। फिर अगला पॉइंट आ जाता है मेल सर्वे। आप मेल के थ्रू सर्वे करवा सकते हो, मेल पे भी सर्वे करवा सकते हो, जहां पर आप किसी भी डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, प्रॉब्लम्स को लेकर, जीडीपी को लेकर, देश की कोई भी समस्या हो गई, ठीक है, तो लोगों से उसके बारे में उनके तर्क वितर्क भी जान सकते हो। मान लो आपने एक मेल बनाया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे और बहुत सारी ईमेल आईडी आपके पास है, आपने सबको मेल कर दिया लाइन से, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब सारे के सारे मेल पढ़ेंगे और जो भी रिस्पोंडेंट होगा, जो रिस्पॉन्स करना चाहेगा, इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड और नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड, तो इस तरीके से वो मेल सर्वे हो जाता है। अगला पॉइंट आता है, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या होती है क्वेश्चनर की, क्वेश्चनर को बनाने के फायदे क्या होते हैं और क्वेश्चनर को बनाने के नुकसान क्या होते हैं, यानी लिमिटेशंस क्या होती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि एडवांटेजेस क्या है, लिखा है यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है अगर आप क्वेश्चनर बना लेते हो, क्वेश्चनर बनाने के बाद आपको फिजूल खर्चा नहीं करना पड़ता। देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल सा कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसा होता है। मान लो आपने एक पार्टी गैदर करी अपने घर में और सभी फ्रेंड्स को बुलाया कि आज मेरे यहाँ पर हैलोवीन पार्टी है, तो सारे के सारे भूत और पिशाचिनी बनकर आएंगे। अब सारे के सारे घर पहुंच जाते हैं और आपने पहले ही क्वेश्चनर बना के भेज दिया था कि जो भी बच्चा जो खाना चाहता है जी, या जो डिश चाहता है कि पार्टी में होनी चाहिए डिश, पहले ही लिख के भेज दो। अब उन्होंने लिख के भेज दिया, अब आप डायरेक्टली वही डिश मंगा के पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर क्वेश्चनर नहीं होता या आपने नहीं पूछा होता कि आप कौन कौन से डिशेज खाओगे, कोई बोल रहा है मैं पिज्जा खाऊंगा, कोई बोल रहा है मैकडी का बर्गर खाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं चाउमीन खाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं तो झाड़ू पोछा लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चनर बिल्ड कर रहे हो और आप जो है क्वेश्चनर में पहले से ही पूछ लेते हो तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाता है, ज्यादा आपका मनी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब होता है जहां पर रिस्पोंडेंट जो है किसी भी क्वेश्चन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है और ऑनेस्ट रिव्यू देता है या ऑनेस्ट रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल अब मेरे को मान लो पैसे मिले हैं किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को एक फिल्म आई थी मर्तीन नाम से, उसके बहुत सारे पैसे मिले हैं कि मेरे को उस फिल्म को रिव्यू करना है कि बहुत अच्छी थी भाई, एकदम बढ़िया थी, जाके सब देखो फैमिली के साथ, ठीक है। और मैं अगर ऐसे फेक रिव्यू कर रहा हूं तो ये एनोनिमिटी से अलग होता है। एनोनिमिटी मतलब होता है कि जहां पर आपका रिस्पोंडेंट एक रियल, एक जेन्युइन, एक ऑनेस्टी से रिव्यू करता है किसी भी चीज का, तो उसको एनोनिमिटी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर आपको एक ऐसा क्वेश्चनर बनाना है, किसी भी चीज का ऐसा रिव्यू करना है जो पेड रिव्यू नहीं लगना चाहिए, जेन्युइनली आपके द्वारा रिव्यू दिया गया है वो लगना चाहिए। जैसे मेरी वीडियो में मैं किसी चीज का प्रमोशन करूं, यानी मेरे को उससे पैसे मिले हैं, बट अगर मैं नहीं करता तो मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मैं अपने लिए कर रहा हूं, खुद जो कर रहा हूं। अब मैं जो नोट्स का प्रमोशन करता हूं, क्या मेरे को कोई पैसा जाता है? नहीं भाई, मुझे पैसे की जरूरत है तो भाई वो, और आप लोगों को नोट्स की, तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए, तो मैं वही चीज आपको रिव्यू करता हूँ कि भाई ये नोट्स लेना है आप ले लो। वो ऑनेस्टी रिव्यू है मेरा, मैं कोई
स्क्रिप्टेड रिव्यू नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज आता है यहाँ पर एनोनिमिटी। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें लिखा है एक ऐसा क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा जो कंपैरिजन हो, जिसका इजीली कंपेयर हो सके और जो रिस्पोंडेंट इजीली देख सके, रिस्पॉन्स कर सके जिसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजों पे रिस्पोंडेंट जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर मान लो आप दुकान पे गए, आप स्टारबक्स जैसी कॉफी शॉप में जा रहे हो या किसी आप मैकडी जैसे बर्गर शॉप में जा रहे हो, आपको मैकडी के साथ उसने वो मैकडी का थैला ही नहीं दिया, आपको मैकडी 4 बर्गर लिए, आप बर्गर के लेके ऐसे हाथ में आ रहे हो, अच्छा लगेगा। तो आप क्या करोगे, क्विक रिस्पॉन्स करोगे कि यार आप इतना पैसा चार्ज कर रहे हो तो थोड़ा सा थैला वगैरह बनवाओ अपने मैकडी वगैरह के फ्रेंचाइजी का और अच्छे से पैकिंग वगैरह करके दिया करो ना। अगर पैकिंग गंदी करिए तो आप उस पर भी बोल सकते हो कि ये क्या पैकिंग करी आपने, आप चार्जेस ले रहे हो इतने ज्यादा, तो आपको थोड़ा और इनहैंस तो करना ही पड़ेगा ना क्वालिटी को। तो उस जगह पे आप स्टैंडर्डाइज हो सकते हो, स्टे कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, ठीक है। अगला आता है वाइड रीच। वाइड रीच का मतलब होता है कि आपके क्वेश्चनर की रीच जो है बहुत वाइडर होती है, दुनिया भर में आपके जितनी भी ऑडियंस है वो क्वेश्चनर में शामिल होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ये 4 हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया। लिमिटेशंस मतलब कि वो कमी है जो क्वेश्चनर में होती है। 1 सेकेंड मैं चेक कर लूं एक बार क्वालिटी कैसी आ रही है। अप्रतिम मस्त क्वालिटी आ रही है भाई। सुनो, अब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की। पहले लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेड डेप्थ। क्वेश्चनर की लिमिटेड डेप्थ होती है, यानी कि आपको पहले से ही टीम बना के दे देगी कुछ 5-7 क्वेश्चन की लिस्ट कि आपको यही क्वेश्चन पूछने हैं सामने वाले से, इससे अलग डिफरेंट क्वेश्चन पूछोगे तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। चेक कर रहा था भाई, आवाज तो आ रही है ना, हाँ। तो आपको क्या करना है, आपको लिमिटेड डेप्थ दी जाएगी, आपको ये चीज पूछना पड़ेगा, आपको ये चीज सोच समझना पड़ेगा कि आपके पास लिमिटेड डेप्थ है, आप कुछ ज्यादा फ्रैंकली होकर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो वो चीज है। फिर लिखा अगला कि रिस्पॉन्स बेसिस। रिस्पॉन्स बेसिस का मतलब होता है कि जो भी ट्रू और बिलीफ के आंसर होने चाहिए, यानी कि जो भी आंसर है उसमें सच्चाई होनी चाहिए, एक तरीके से पूरी तरह वो प्योर होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं प्योर आंसर, दिल से आंसर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रू हार्ट से आपको आंसर प्रोवाइड करने हैं। तीसरा आता है मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, जैसे कि मेरी वॉइस टोन में अभी दिख रही है आपको कि कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की शर्म लज्जा हया नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो मिस इंटरप्ट नहीं होने चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, बैरल रोल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब पड़ोसी के बर्तन गिरे हैं। उसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, लो रिस्पॉन्स रेट्स। लो रिस्पॉन्स रेट्स का मतलब होता है कि काफी बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर रिस्पोंडेंट ये नहीं समझ पाता कि इसका रिप्लाई क्या करना है। काफी बार ऐसे ऑकवर्ड से मूवमेंट आ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं लो रेफरेंस रेट। जहां पर हमको लो रिस्पॉन्स रेट मिलता है, यानी कि अगर मान लो आपने कोई एक चुटकुला मारा या एक जोक सुनाया, वो जोक क्रैक ही नहीं हुआ, उस जोक पर लोगों के लाफ्टर ही नहीं आए, तो यहाँ पर क्या लगता है कि ये फेल हो गया, ये जोक ज्यादा अच्छा नहीं था, रिस्पोंडेंट जो है वो अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पर आपको लो जोक नहीं क्रैक करने, आपको अच्छे से क्वेश्चनर बनाना है। इस तरीके के क्वेश्चनर बनाने जहां पर एक रिस्पोंडेंट सही जेन्युइन रिप्लाई करे, ना कि ऐसे जैसे कि एक वाहियात जोक, ठीक है। उसके बाद लिखा है अगला पॉइंट, क्वेश्चनर डिजाइनिंग। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनर डिजाइनिंग। तो क्वेश्चनर डिजाइनिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं, बोर्ड की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट आता है ये रहा, डिफाइन ऑब्जेक्टिव क्लियरली। सबसे पहला पॉइंट है कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव क्लियरली। आपको बहुत अच्छे तरीके से इंश्योर करना है कि आप क्वेश्चनर किसके लिए बना रहे हो। पहले उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है क्वेश्चनर बनाने का। मान लो आपके पास रोनाल्डो आ रहा है, मेसी आ रहा है, ठीक है, तो आप फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे। आप ये पूछोगे कि आपको कैसे स्टेडियम ज्यादा अच्छे लगते हैं, किस तरीके के फुटबॉल का कलर आपको पसंद है। आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे जो रिलेटेड होने चाहिए, उद्देश्य पूर्ति करते हो, जो किसी चीज के उद्देश्य को पूर्ति कर रहे हो। जैसे रोनाल्डो क्या है, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना, सॉकर वगैरह खेलते हैं। अब भाई सुनो, मेरे को इतना ज्यादा डिफरेंस में लगता नहीं है, तो इस पे जज मत करना प्लीज, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये जो लोग आ रहे हैं, जो ऐसे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जो भी एक्टर वगैरह बुला रहे हो, तो आप उनके प्रोफेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछोगे तो वो लगता है कि हाँ आप उद्देश्य पूर्ति कर रहे हो। अदरवाइज लगता है कि आप उसका तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, आप खुद तो इतने वेले हो कि अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरा आता है चूज द राइट ऑप्शन टाइप, चूज द राइट क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन का राइट टाइप चूज करना है, क्लोज एंडेड,
ओपन एंडेड, अब तो ये याद हो गया होगा भाई, रट्टा मार लिया होगा। क्लोज एंडेड मतलब कि जहां पर आप कुछ बंदिश में, कुछ पाबंदियों में क्वेश्चन पूछते हो जो कि आपके टीम के द्वारा लिखे गए हैं। और ओपन एंडेड का मतलब होता है जहां पर आप अपने दिल से जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी आपका मन करता है। उसके बाद आता है लिकेट स्केल्स। लिकेट स्केल्स का मतलब होता है जहां पर आप क्वेश्चनर के रिस्पोंडेंट जो होता है उससे उसकी रेटिंग करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैसेज से बोलूं कि आपको जो फुटबॉल है, जो भी आप खेलते हो, खेल जो भी आपको अच्छा लगता है, उस खेल में आप उस खेल को क्या रेटिंग दोगे, 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग दोगे? अगर वो बोलता है 5 आउट ऑफ 1, मेरे को नहीं पसंद वो खेल बट मैं उस फील्ड में हूं। कोई कोई एक्टर ऐसे होते हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं बट उनको एक्टिंग ही नहीं पसंद, बोल देते हैं इंटरव्यू में कि मैं तो एक्टर बनना ही नहीं चाहता था बट आज वो सबसे बड़े एक्टर हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो रेटिंग्स होती है उसको लिंकेड स्केल्स बोला जाता है। लाइकेड स्केल्स का मतलब रेटिंग सिस्टम, जहां आप रेट करते हो किसी चीज को 1 to 5, 10 to 1, इस तरीके का। फिर आता है उसके बाद इंश्योर क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। आपको क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा क्लैरिटी से पूछने हैं। कह रहा है हाउ सेटिस्फाई, एग्जांपल दे रहा हूं, कह रहा है आपको एक एग्जांपल दिया, इंस्टेड ऑफ आस्किंग, कह रहा है इसकी जगह आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछो। किसकी जगह? इसकी जगह। इसकी जगह में अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। कह रहा है हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। किस तरीके से आप सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज और क्वालिटी से। तो इसकी जगह ये जो क्वेश्चन मैंने बोला, इस क्वेश्चन की जगह आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछो तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी को 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग दोगे? तो 4, 5, 2। इससे क्या होगा, उसको एक पैराग्राफ में आंसर नहीं देना पड़ेगा, उसको एक नंबर में आंसर देना पड़ेगा। किसको? रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट अगर आप पूछोगे कि हमारी क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण देगा कि आपकी क्वालिटी अच्छा, क्वालिटी तो क्वालिटी है ना, क्वालिटी तो क्वालिटी ठीक ही है आपकी, इस तरीके से। भाई इतना नहीं वो लेना सस्पेंस, ठीक है, नंबर पैसे कट देंगे, फुटेज खा गया तो 2 मिनट की। तो यहाँ पर क्या होता है, इस क्वेश्चनर को हटाओ और दूसरी तरीके का क्वेश्चनर लाओ ना, जिसमें सेम चीज पूछी जाए बट डिफरेंट वे में, है ना, सेम बट डिफरेंट, ठीक है। नो मनी नो हनी कर रहा है आगे, कह रहा है सुनो आगे बात। उसके बाद लिखा है यहाँ पे हाउ सेटिस्फाई। इस क्वेश्चन की जगह आप ऐसे पूछो कि आप हमारी फूड क्वालिटी से क्या रेटिंग दोगे, इसको 5 आउट ऑफ कितनी रेटिंग दोगे? तो खुद बता देगा 4, 2, 3। उससे आप खुद जज कर लोगे। 3 दिया है तो मतलब एवरेज है, डिसेंट है। फिर वो पैराग्राफ जो बना रहा था ना वो खुद से बना लेना, ठीक है। अगर वो 1 देता है तो खुद ही सॉरी का पैराग्राफ लिख के 10 बार टाइप कर देना कि सॉरी बहुत गंदी क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है लॉजिकल फ्लो एंड स्ट्रक्चर। लॉजिकल फ्लो एंड स्ट्रक्चर यानी कि आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनर जो बनाना है उसको ग्रुप में लॉजिकल तरीके से बनाना है, ठीक है, जिसमें वैलिड कंटेंट होना चाहिए। आप जितने भी क्वेश्चनर बनाओगे उसकी रेटिंग्स कंप्लीशन अच्छी होनी चाहिए, डाटा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चनर उसमें डाले गए हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्री टेस्ट द क्वेश्चनर। प्री टेस्ट मैंने बताया था, पहले टेस्ट होगा, प्री टेस्ट। तो प्री टेस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चनर बनाने से पहले एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है यूजिंग ऑनलाइन टूल्स फॉर क्वेश्चनर डिजाइन। क्वेश्चनर डिजाइन के लिए आपको ऑनलाइन टूल्स भी मिलते हैं, जैसे कि इजी टू यूज, आप इजीली यूज कर सकते हो। किसको? आप किसी भी इमेज को, आप वीडियोस को यूज कर सकते हो, ठीक है, और आप कस्टमाइज करवा सकते हो किसी चीज से। उसके बाद लिखा है दूसरा वाइड रेंज। आपकी रेंज जो है बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है अगर आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हो। तीसरा रियल टाइम डेटा कलेक्शन। क्वेश्चनर से क्या होता है, आपको रियल टाइम का डेटा कलेक्शन मिलता है। जैसे मान लो आपकी कॉफी शॉप में 10 लोग आके विजिट कर रहे हैं, कॉफी पी के गए हैं, आप उनसे पूछ रहे हो कि हमारे कॉफी शॉप की रेटिंग दे दो। अब वो जो रेटिंग दे रहे हैं वो ऑन द स्पॉट यानी रियल टाइम रेटिंग कहलाएगी आपकी, ठीक है। फिर आता है कस्टमाइजेशन एंड ब्रांडिंग, यानी कि जो आपकी ब्रांडिंग है, जो आपका कस्टमाइज है वो ज्यादा बेटर होता है सर्वे के माध्यम से। रिसर्च एंड रिव्यू से आपको पता चलेगा कि आपके लोग कॉफी पसंद कर रहे हैं या उसको वाहियात बोल रहे हैं या सीधा ले जाके कुत्तों को डाल दे रहे हैं या जाके डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं आपके कॉफी को। तो इस तरीके से आपको अपनी ब्रांडिंग वैल्यू पता चलेगी कि हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं अभी, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है एन्युटी एंड कॉन्फिडेंशियली। एन्युटी मतलब बताया था जहां पर आप ऑनेस्टी से, कॉन्फिडेंशियली मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेटली तौर पर, कॉन्फिडेंशियल तौर पर कैसे निकलवाते हो अपने रिस्पोंडेंट से, ठीक है। आगे आ जाता है अगला पॉइंट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन क्वेश्चनर डिजाइन। बेस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस फॉर रिसर्च डिजाइन, ऑनलाइन क्वेश्चनर डिजाइन। ये कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है, तरीके कौन कौन से हैं ऑनलाइन रिसर्च डिजाइन को करने के।
पहला आता है लिमिट द लेंथ, लेंथ को लिमिट में रखो, यानी कि क्वेश्चनर की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी मत रखो। अभी आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, हर चीज का एक सीक्वेंस है, एक लेंथ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो चंदू आता है चाय वाला, तो उसका भी एक सीक्वेंस पार्ट है कि वो 5 से 7 मिनट के लिए आएगा, कॉमेडी करेगा, अपने जोक क्रैक करेगा और वापस चला जाता है, फिर कुछ बहाने करके कि अरे मेरी चाय उबल गई, अरे मैं तो अभी जा रहा हूँ चाय लेने, अंदर जाता है, फिर वो वापस ही नहीं आता, एंड में आता है। ठीक है, तो हर किसी की एक लेंथ लिमिट कर रखी है। अब कपिल शर्मा को देख लो, वो पूरे टाइम इंटरव्यू नहीं लेता है, तो बीच बीच में उसके जोक खत्म हो जाते हैं ना, तब वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस आते हैं, जैसे कृष्णा हो गया, तो वो कीकू शारदा हो गया, ठीक है, और जो चंदू चाय वाला हो गया, या ये जो एक आध लड़कियां हैं वो आ जाती हैं कपिल शर्मा शो में। क्यों आती है? क्योंकि वो 1 घंटे के एपिसोड में कम से कम 5 मिनट वो, 5 मिनट वो, 5 मिनट वो, 5 मिनट वो, सबका कामकाज, ये रोजी रोटी भी चलती रहेगी, क्योंकि दोस्त हैं भाई, रोजी रोटी भी चलानी पड़ती है। और दूसरा केस तो ये है कि उनको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है अपनी प्रिपरेशन के लिए, हर किसी को अपने 5-5 मिनट के जोक क्रैक करने होते हैं, तो हर किसी की टाइम लिमिट। आपने नोटिस करा होगा कि अगर वो कोई भी स्क्रीनशॉट भी पढ़वा रहा है ना, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट आए हैं, वो भी एक सेक्शन जो बनाया है उसने, वो भी एक 10-8 मिनट का टाइम निकालने के लिए बनाया कि हर शो में थोड़ा सा टाइम तो ये भी पास कर देगा, 10-8 मिनट कमेंट पढ़ाओ, लोगों को हंसवाओ, टाइम पास। पूरे टाइम वो कमेंट थोड़ी पढ़वाता है कि लोग बोर हो जाएंगे, तो हर चीज का लेंथ लिमिटेड है, सब चीज की एक लिमिटेड लेंथ रखी गई है। ठीक है, अब मान लो कोई भी एक्टर आ रहा है, कृष्णा भी आ रहा है, तो वो भी अपनी मसाज पार्लर खोलती है, तो वो भी थोड़े टाइम के लिए आती है ना, फिर उसके बाद वो चली जाती है, तो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, तो ये होना चाहिए। फिर दूसरा आ रहा है यूज क्लियर इंस्ट्रक्शंस, आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है। जैसे कि कपिल शर्मा शो का एग्जांपल देता हूं, आपको जल्दी समझ आ रहा है, मजा सा आ रहा है ना सुनने में? हाँ, बस सुनते रहो। क्लियर इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जो भी आप चीजें बता रहे हो, स्क्रिप्टेड है आपकी जो भी चीजें, क्लियरली उसको लिख के लाओ, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करो, तब उससे इफेक्टिव और ज्यादा वट पड़ेगा, यानी कि बेस आएगा, लोग ज्यादा और लाफ्टर क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अगला आता है इंक्लूड प्रोग्रेसिव इंडिकेटर्स, इसमें लिखा है यू शुड ऐड ए प्रोग्रेस बार, आप एक प्रोग्रेस बार सेट करो। आप हर बार जब भी शो में जाओ तो उस शो का एक लेवल अप करो। जितनी बार अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी वीडियो कल की वीडियो से एक टाइम बेटर हो, कल की वीडियो से कुछ टाइम बेटर होनी चाहिए आज की वीडियो, और आज की वीडियो के बाद जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा वो उससे बेटर हो। मैं जितना ज्यादा अच्छा हो सके एक इंडिकेटर, एक बार सेट करता हूं अपनी लिमिट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इससे क्या होता है, इससे मोटिवेट मिलता है, खुद को मोटिवेशन मिलता है कि आप खुद को प्राउड फील करा रहे हो, आप ऐसा काम कर रहे हो कि काम को आप पे नाज होगा कि काम को आपने किया है। ठीक है, उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेट लॉजिक एंड ब्रांचिंग, ये मैंने लिखा है नहीं, इसमें ये पॉइंट है नहीं। अगला पॉइंट आता है उसके बाद टेस्ट अक्रॉस ड्राइवर, हाँ सॉरी ये रहा, टेस्ट अक्रॉस ड्राइवर क्या है, इंश्योर द क्वेश्चनर फंक्शन करेक्टली अक्रॉस वेरियस डिवाइस एंड ब्राउजर्स। आपको इंश्योर करना है कि जो आपके क्वेश्चनर हैं वो अलग अलग तरीके के डिवाइसेस में यूज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो को ले लो, मेरी वीडियो कुछ बच्चे फोन में देखते हैं, तो कुछ लैपटॉप में देखते हैं, कुछ टैब पे देखते हैं, तो कुछ टीवी पे देखते हैं। तो हर एक ब्राउजर में या हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपके क्वेश्चनर या आपके वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से चले, इस तरीके का आपको अक्रॉस करना है, आपको चेक करने हैं, टेस्ट करना है उन ड्राइवर्स को। ठीक है, अब मेरी वीडियो को टीवी पे देखेगा तो रुकती थोड़ी है, बोल रहे रुकती है भैया, अरे आपका वाईफाई कनेक्शन वीक है ना बहन, तो वाईफाई कनेक्शन लगवाओ ना, या भैया जी आपका भी वाईफाई कनेक्शन वीक होगा, कह रहा बहन का वीक है, अच्छा मेरा तो तेज है। दूसरों से हॉटस्पॉट मांगने वाले लड़के। सुन आगे लिखा उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल हो गया, पोस्टर हो गया, साथ ही साथ आपको पार्टिसिपेंट्स को इंकरेज करने के लिए रिस्पोंडेंट्स को सपोर्टिव फील कराना है। ठीक है, काफी बार क्या होता है, कुछ ऐसे शो मैंने देखे हैं जहां पर ना जोक्स क्रैक नहीं होते, उस जगह पर जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी होगा वो खुद से ही तालियां बजा देगा और कैमरे को वहां से कट करके दूसरी जगह दिखा देगा। जहां जोक क्रैक नहीं होता ना, वहां थोड़ा इस तरीके का करा जाता है ताकि लोगों को ऐसा ना फील हो कि यहाँ जोक क्रैक नहीं हुआ, यहाँ पर इन लोगों को लाफ्टर नहीं मिले, यहाँ ये लोग थोड़े से वीक पड़ गए, तो जहां वो वीक पॉइंट होता है ना वहीं से वो काट दिया जाता है। जैसे मेरी वीडियो में देख लो, जहां भी शोर शराबा आता है, जहां भी वीडियो में कुछ गलती आती है, मैं उसको काट देता हूँ। काफी बार वीडियो में कुछ चीजें रह जाती हैं जो ऑकवर्ड सी हो जाती है मूवमेंट, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो है, तो कुछ भी मूवमेंट्स ऑकवर्ड सा हो गया, मान लो मधुमक्खी आ गई, बहुत बार आ चुकी है मेरी वीडियो में। ठीक है, तो उन मूवमेंट्स को देख लिया जाता है, नोटिस किया जाता है। ठीक है, तो उनको वहां पर देखा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है, सॉरी भाई यहाँ पर आपके पॉइंट्स खत्म हो गए, तो यहाँ पर आपका 90% चैप्टर हो गया खत्म। अब 10% यानी कि 10-8 मिनट का और रह रहा है, तो मैं अभी आपको इसको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तो उससे पहले आप इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना, मिनिमम प्राइस 130, 40, 50 के अराउंड है, मिल जाएंगे आपको नोट्स। ठीक है, जाके पता कर लो और फटाफट से इसको उतारो, अगला पॉइंट लिखवाना मेरे को। तो लेट्स स्टार्ट, अगला पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है, सेंसस एंड सर्वे मेथड इन रिसर्च।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेंसस मेथड क्या होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे कि सर्वे मेथड क्या होता है। दोनों चीज में ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दोनों चीज में कुछ डिफरेंशिएशन भी है, बट सिमिलैरिटीज क्या है वो समझ लो। मान लो ये आपकी कंट्री है यानी इंडिया, ठीक है, थोड़ी सी आलू के टाइप की लग रही है, आई नो। अब ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सुनो, ये आपकी कंट्री है इंडिया और यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको दोनों मेथड में क्या करना सिखाया जाएगा वो समझ लो। सेंसस मेथड क्या कहता है? सेंसस मेथड आपको ये बताता है कि जो इंडिया है यानी ये सर्कल जो है और इसके अंदर जो पॉपुलेशन रह रही है, लोग रह रहे हैं, इन लोगों के पास ना कुछ डेटा होता है, कुछ भी आप कलेक्ट कर सकते हो डेटा के तौर पर। तो इनके पास बहुत सारा डेटा होता है। तो पूरी इंडिया में हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जाकर, हर एक यूनिट में जाकर आपको डेटा कलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का एम ही यही होता है कि पूरी इंडिया के अंदर जाकर हर एक इंडिविजुअल यूनिट से लेकर एरिया वाइज जितने भी यूनिट्स हैं सब में जाकर आपको डेटा कलेक्ट करना है। क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना है। और इसी तरीके से सर्वे मेथड भी होता है। सर्वे मेथड भी कहता है कि पूरी इंडिया के अंदर हमको डेटा गैदर करना है। क्या करना है? गैदर करना है डेटा। बट इसके लिए आपको हर एक यूनिट पे जाने की जरूरत नहीं होती। सर्वे मेथड कहता है कि आपको सारी यूनिट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ले लेना है, आप वहां जाकर अपना डेटा को गैदर कर सकते हो। तो दोनों में क्या होता है? डेटा गैदर करना होता है। अब वो जो डेटा होता है जो कलेक्ट करा जाता है वो कैसे कलेक्ट करा जाता है, उसके कुछ अलग से की फीचर्स हैं। दोनों के अलग अलग हैं। सर्वे के अलग है, सॉरी सेंसस के अलग है और सर्वे के अलग है। तो पहले सेंसस के पढ़ेंगे फिर सर्वे के पढ़ेंगे। दोनों का मतलब आपको समझ आ गया कि जहां भी हम रिसर्च करते हैं, जहां भी हम कोई रिसर्चर होता है वो एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर किसको करता है? एरिया को, कंट्री को, नेशन को, पॉपुलेशन को। क्यों? क्योंकि उसको डेटा चाहिए, क्योंकि उसको आगे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है ना, तो इसलिए। अब हम पढ़ते हैं इसका की फीचर्स क्या है। पहला की फीचर होता है सेंसस का। तो सेंसस के की फीचर लिखे हैं यहाँ पर, रिसर्च मेथड के लिखे हैं। तो यहाँ पर सर्वे मेथड बाद में पढ़ेंगे, पहले रिसर्च सेंसस पढ़ेंगे। सेंसस का पहला की फीचर है टोटल इन्यूमरेशंस। कह रहा है सेंसस का एम यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास जाकर, हर एक यूनिट के पास जाकर पॉपुलेशन का जो भी डेटा होगा वो कलेक्ट करना। कह रहा है जितने भी एग्जिस्टेड डेटा सेट हैं, जितने भी इन सेट्स के पास डेटा सेट हैं, हर एक इंडिविजुअल के पास जाकर सारी डेटा शीट्स को कलेक्ट करने का काम टोटल इन्यूमरेशन। सेकंड पॉइंट आता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। कह रहा है कि जो भी डेटा गैदर किया जाएगा वो पूरी तरीके से हाईली रिलायबल होगा, यानी विश्वसनीय होगा। आप चीजों पर ट्रस्ट कर सकते हो उस डेटा पर। कह रहा है ये जो डेटा होगा ये रोबस्ट सोर्स के द्वारा गैदर किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा में बताया कि एक सेंसस प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन को, कितनी भी वेरियस डेमोग्राफिक हो सकती है। ये जो वेरियस डेमोग्राफिक है यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग देश, जिले हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं। तो सारे राज्यों का जो भी डेमोग्राफिक निचोड़ है, जो डेटा सेट है, वो सारा कंपेरेबल होगा। उसके बाद जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, जो भी डेप्थ में एनालिसिस होगा, वो सारा ये गैदर करता है। फिर साथ ही साथ लिखा कि इससे एक मीनिंगफुल पॉपुलेशन ट्रेंड बनाया जाता है। उस ट्रेंड से ये हेल्प ली जाती है कि सेंसस कैसा है। अगला पॉइंट आता है रिसोर्स इंसेंटिव, ठीक है। रिसोर्स इंसेंटिव नहीं है, इंटेंसिव है। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पर संसाधनों का इस्तेमाल देखा जाता है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो डेटा लेने, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, मुंबई से म्यांमार जा रहे हो, असम जा रहे हो, सिक्किम जा रहे हो, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ऐसी जगह पे जाने के लिए आपको क्या लगेंगे? रिसोर्सेज लगेंगे और वो कॉस्टली होंगे, यानी कि वो चीप नहीं होंगे। उस कॉस्ट के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज होता है कि आपको स्टडीज करने के लिए जो भी आप रिसोर्सेज ले रहे हो वो लिमिटेड अगर है तो वो रिसोर्सेज इंटेंसिव हो जाता है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। और अगर आपके पास ज्यादा ही पैसा है, कॉस्टली है, तो आप जाके आराम से डेटा ले सकते हो। फिर अगला पॉइंट आ जाता है टाइप ऑफ कलेक्टेड डेटा। डेटा कलेक्शन जो है बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे कि आप किसी के जेंडर्स के बेसिस पर डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप किसी की सैलरी के बेसिस पर डेटा कलेक्शन कर सकते हो, आप ये कलेक्शन कर सकते हो कि कौन लोग अनएम्प्लॉय हैं और कौन लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ये आप कलेक्शन कर सकते हो। या आप किसी की एज को, इनकम को, इस तरीके के लेवल्स को डेटा में कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे सारे पॉइंट्स सेंसस के। अब हम बात कर लेते हैं सर्वे मेथड की। सर्वे मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जहां पर डेटा गैदर किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का,
वहां से आपको रिसर्च करनी है, आपको एक्सप्लोर करना है। रिसर्च करने के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपका जो आसपास का एरिया है वहां पर कितने लोगों के पास वो डेटा है जो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका पहला मेथड आता है की फीचर सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, पार्ट आते हैं। जैसे कि एक आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एक आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक आता है रैंडम सैम्पलिंग। इनके अलग अलग टाइप हैं और इनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आंख बंद करके पूरे एरिया में से किसी घर को चूज कर लो, उस घर से जाके आपको डेटा लेना है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि जो पहला घर पड़ेगा उससे आपको डेटा लेना है। ऐसे ही बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीकों से आपको डेटा कलेक्ट करना सिखाया जाता है। दूसरा आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब आप अब यहाँ पर एक एक घर से दूसरे घर तक जाओगे तो पैसा तो लगेगा ना, पैदल तो नहीं चल सकते कि आप यहाँ से लेके पैदल दूसरे घर जा रहे हो, दूसरे घर से तीसरे घर, तो भाई चलते चलते भी तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इंसान ही हो ना, मशीन थोड़ी हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसोर्सेज का यूज करने में यानी कि व्हील वगैरह यूज करने में, जैसे कार, बस, ट्रांसपोर्ट, तो आपको पैसा लगेगा, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है फिर। ठीक है, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर बजट ज्यादा लगता है वगैरह। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है फोकस डेटा कलेक्शन। और हमारा सर्वे मेथड सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है डेटा कलेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? डेटा कलेक्शन के ऊपर। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करना है, डेप्थ में जाकर एक्सप्लोर करना है, लोगों की जांच पड़ताल करनी है, लोगों के घर में कितने लोग हैं, कितने तिजोरियां हैं, कितने बैंक हैं, कितने अकाउंट हैं, कितने पैसे हैं, हर चीज जाके आपको अच्छे से चेक करना है। कह रहा है कमेंट में भैया चोरी करना सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो। सुनो, अगला पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हो आप लोग की डेटा आप फोन के जरिए भी कलेक्ट कर सकते हो, ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हो, या आप अगर फेस टू फेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपका अपना ओपिनियन होता है, आपको अपनी मर्जी होती है, चॉइस होती है कि आप कैसे डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर होता है कि जो भी आपने डेटा गैदर किया है, अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है, उस डेटा को गैदर करने के बाद इंटरप्रेटेड किया जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी गुड क्वालिटी और एक बैड क्वालिटी अलग करी जाती है। कितने डेटा क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है वो अलग एनालाइज किया जाता है, और जो ऐसे हैं जिसमें एक इमोशन है, पब्लिक के थॉट्स हैं, कुछ विचार हैं लोगों के, वो अलग रखे जाते हैं ऐसे डेटा को। ठीक है, तो उसको डेटा एनालिसिस बोला जाता है कि हर एक टाइप के डेटा की कैटेगरी बनाकर उसको एनालाइज किया जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है डाइवर्स एप्लीकेशन। डाइवर्स एप्लीकेशन का मतलब है कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग यूनिट में जाकर डेटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर मान लो सोशल रिसर्च करना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि धरती पे कितने लोग हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उसका एक अलग डेटा शीट बन सकती है। आप ये देखना चाहते हो कि पब्लिक हेल्थ स्टडीज कितने, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है और MNCs हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गया, WTO हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को पर्टिकुलर कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर एकेडमिक्स हो गया, स्टडीज हो गया, आप लोगों के कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये डाइवर्स एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑनलाइन वाले नहीं, ये वो एप्लीकेशन है जहां पर आप फेस टू फेस या फिर पोटेंशियली जाकर आप डेटा कलेक्ट करते हो। वो सारे डेटा को डाइवर्स एप्लीकेशन में रखा गया है। यहाँ पर आप उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को लेकर, उनके कंपनी में, कॉर्पोरेट में जो काम चल रहे हैं उनको लेकर आप वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। समझ आया? तो ये था पूरा चैप्टर आपका डेटा कलेक्शन, और जो आपका चैप्टर है क्वेश्चनर वो पूरा आज की वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लगभग तकरीबन 55 या 57 मिनट्स हो चुके हैं मेरे को बोलते हुए, और वन शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कवर करा दिया। और कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर 8 जो है वो कल आ जाएगा यूट्यूब पे, आप वो भी देख लेना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे आपको कल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर किसी भी बच्चे को नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स रेडी है। इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैसेज कर देना इस नंबर पे जाके पता कर लेना कि सर नोट्स की PDF परचेज करनी है, BRM की, बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी। प्राइस बता दो, 150-130 अराउंड प्राइस है, वो पे करके आप PDF वहां से बाय कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में है, सॉफ्ट कॉपी। जो नहीं करना चाहते वो नोट डाउन कर लेना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर किसी ने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो भाई डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, सारे एक एक चैप्टर वॉच कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी आसपास का शोर आता है, मेरी वीडियो बनाते समय नॉइस आता है बैकग्राउंड में, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर किया करो प्लीज। और थोड़ी बहुत तो भाई चीजें ऐसी चलती रहती है कि जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मधुमक्खी वगैरह आ जाना, तो वो भी इग्नोर मारा करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। अब आप इसको उतारो आराम से।